हेलो अचीवर्स, A4 के स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम के। और गॉस थ्योरम के जो एप्लीकेशन है उन सभी डेरिवेशन को हम एक एक करके क्लियर करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक होगा गॉस थ्योरम का पहला एप्लीकेशन, जो कि हमारा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ऑफ इन्फिनिट लेंथ के लिए। और देखेंगे हम इसके लिए कि हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। इसके लिए हम व्यंजक फाइंड करने वाले हैं। आई होप कि आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी और सारे कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ें बताई जाएंगी। बस बने रहिए आप लास्ट तक। देखिए हम सीधे शुरू करते हैं इस डेरिवेशन को। देखो इसमें आप पढ़ सकते हो कि मुझे क्या निकालना है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको निकालना है क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके कारण निकालना है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार। एक सीधा तार है जो कि अनंत लंबाई का है और वो आवेशित है, उसके कारण उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। और ये है क्या, तो गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन नंबर 1 है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि गॉस थ्योरम के ये एप्लीकेशन चल रहे हैं तो गॉस थ्योरम का कहीं ना कहीं यूज होने वाला होगा। ठीक है, तो ये आपको सारी चीजें दिमाग में रखना है, इसके बाद सारी काम करना है तो आपको बिल्कुल इजी सा लगेगा। देखो हम सबसे पहले एक वायर बना लेते हैं, जो कि मेरे पास एक ये तार है, ये एक मेरे पास वायर है, ये मैंने बना लिया है। ठीक है, ये एक बना लिया है। और गॉस थ्योरम ये कहती है कि गॉस थ्योरम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस का नियम। लेकिन गॉस का नियम ये है कि वो बंद परिपथ के लिए लागू होता है। किसके लिए लागू होता है, बंद पृष्ठ के लिए। और वो बंद पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ कहलाता है और वह एक इमेजिनरी होता है। कैसा होता है, इमेजिनरी, मतलब कि काल्पनिक पृष्ठ होता है। तो हम क्या करते हैं कि इसके आसपास इस तार के जहां से भी मुझे वैद्युत फ्लक्स से रिलेटेड गॉस की थ्योरम है और उसके लिए आपको एक क्या करना है, बंद कर्व लेना है आपको। कैसा, बंद। ठीक है, बंद पृष्ठ लेकर चलना है। तो हम यहां से एक आपके लिए देखते हैं कि यहां से हम एक बंद पृष्ठ ले लेते हैं जिसको हम गॉसियन पृष्ठ के नाम से जानेंगे। इसको मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक बंद गॉसियन पृष्ठ बन के तैयार हो रहा है। ये मैंने बना दिया। ये है हमारे एक बंद गॉसियन पृष्ठ पूरा तैयार कर दिया मैंने। ठीक है, ये रहा एक बंद गॉसियन पृष्ठ जो इसकी मुझे जरूरत थी। तो मैंने क्या देखा कि ये एक तार है मेरे पास और इसको मैं एक समान रूप से आवेशित करता हुआ दिखा दूं कि ये प्लस आवेश इसमें फैला है, एक समान रूप से ये पूरा फैला है। ठीक है, और जिसमें प्लस क्यू आवेश दिया गया है। कितना आवेश दिया गया है, तो प्लस क्यू आवेश दिया गया है इसको। ये हम मान लेते हैं कि इसको कितना आवेश दिया गया है, प्लस क्यू। और इसके आसपास ये मेरे पास एक वायर है और इस वायर के आसपास इसी वायर, मतलब कि इस वायर का आकार कैसा है, सिर्फ इसकी बेलन के आकार के, तो सिलेंड्रिक आकार का ही मैंने क्या किया, एक कर्व ले लिया, बंद ये पृष्ठ ले लिया पूरा। तो ये, और इस पृष्ठ का नाम क्या है, गॉसियन पृष्ठ। वायर भी बेलन के आकार का ये तो होता है और बेलन के आकार का ही मैंने क्या लिया है, एक गॉसियन पृष्ठ। और ये रहा आपका गॉसियन पृष्ठ। अब आपको क्या करना है, जैसे कि आपको पता है कि इस गॉसियन पृष्ठ में वैद्युत फ्लक्स गुजरने वाली, पहले मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, लेकिन गॉस के प्रमेय यूज करना है तो पहले मुझे वैद्युत फ्लक्स निकालना होगा। वैद्युत फ्लक्स के लिए क्या करते हो, जो गॉसियन पृष्ठ होता है उसके छोटे से भाग को काट लेते हो। मैंने माना कि ये मेरे पास, और इस तार से कितनी दूरी पर, निकट पे निकालना है कि नहीं, तो निकट पे मान लेते कि यहीं पर निकालना है, इस बिंदु पर। और जिस बिंदु पर निकालना होता है उसी बिंदु से गॉसियन पृष्ठ को होकर गुजार देते, तब ये बना होगा। तो ये मैंने पी बिंदु मान लिया और इससे ये कितनी दूरी पर है, तो मैंने माना कि ये आर दूरी पर है, ये पृष्ठ स्मॉल आर दूरी पर है, ये बिंदु यहां पर निकालना है। तो यहां पर हम एक ये कट कर लेते हैं छोटा सा क्षेत्रफल। इसके आसपास ये बेलन के आकार का पूरा, ये बेलन के आकार का काफी बड़ा पृष्ठ क्षेत्रफल है। उसके क्षेत्रफल में से मानो जैसे कि ये आपके पास, अब ये सिलेंडर वाला ये क्या है, ये वायर्ड मत समझना। अब इसको सोचो कि ये गॉसियन पृष्ठ है बेलन के आकार का ही, तो मैंने इसके इस सिरे पर ये ऐसे रखा है, तो इसके इस सिरे पर इतना सा ऐसे करके ऐसे निकाल लिया। ठीक है, और निकाल लिया मैंने। तो अगर इस पूरे का क्षेत्रफल ए था,
इस पूरे का क्षेत्रफल ए है, तो अगर हम आप इसकी बात करें कि ये जो छोटा सा काटा है इसका कितना होगा, तो संपूर्ण के लिए टोटल ए यूज करते हो, लेकिन जब थोड़ा सी बात आ जाए तो उसमें डी ए यूज करते हो, तो इसे लघु क्षेत्रफल अवयव कहते हो और इसे हम डी ए से कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डी ए। ठीक है, डी ए। अब इसके बाद ये करना है आपको कि आपको यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा दिखानी है और गॉस के नियम के अनुसार इस क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल सदिश की दिशा मुझे बतानी है, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि हो चुकी है यहाँ पर, और हर एक जो कोई भी पृष्ठ हो उसका अगर क्षेत्रफल की दिशा आपको ज्ञात करनी है तो उस पृष्ठ के तल के लंबवत होती है। अगर मेरे पास कोई ऐसा पृष्ठ है तो ये मान लो कि ये समतल पृष्ठ है, तो इसके ऊपर या तो ऐसे लंबवत ले लो या तो इसके नीचे लंबवत ले लो। लेकिन आपको ये याद रखना है, अगर आपके पास सिर्फ कोई बंद आकार का है तो उसके अंदर की ओर नहीं ले सकते, अंदर की ओर नहीं, आउटसाइड ऑफ कर्व लेना है आपको, कि बाहर की ओर लेना है। तो मैं यहां पर क्या करता हूं कि यहां मैंने छोटा सा क्षेत्रफल अवयव डीए काटा है, तो यहां पर पहले बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी, ए की दिशा क्या होगी। तो आप जानते हो कि ये इस पूरे तार पर क्या फैला है, प्लस क्यू आवेश। अगर प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा हम देखें तो प्लस से क्यू आवेश के कारण उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से दूर की ओर होती है। किधर की ओर होती है? दूर की ओर। तो अगर मैं यहां से बनाने की कोशिश करूं तो ये हमारा निकल के आएगा इधर की ओर ई वेक्टर, जो ई वेक्टर के इधर की ओर आएगा बाहर की ओर, क्योंकि ये प्लस क्यू आवेश आप इमेजिन भी कर सकते हो, यहाँ क्यू नॉट रखा होता तो ये धन आवेश इस क्यू नॉट को बाहर की ओर धक्का देता, मतलब बल किधर की ओर लग रहा है? बाहर की ओर। जिधर की ओर वैद्युत बल कार्य कर रहा है वो धनावेश के कारण, उसी के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी उधर की ही ओर होती है। यहाँ पर एक समान रूप से धनावेश फैला है, धनावेश के कारण इधर बल की ओर बाहर की ओर लग रहा है बल, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर हो गई। एक बात। दूसरी बात यह है कि अब आपको इसका क्षेत्रफल सदिश देखना डीए, तो आपके दिमाग में ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि ये क्षेत्रफल ऐसे कटा है तो ये पृष्ठ है तो इसका क्षेत्रफल ऐसे होगा, ये अगर रख दे तो ये लंबवत। नहीं, आपको समझना है कि ये जो शेप मैंने बनाया ये यूं इस आकार की है, पूरी ऐसे ऐसे आकार की, बेलन के आकार की। अब बेलन के आकार के इस सिरे पर मैंने इतना काट लिया, मानो कि ये पूरा मेरा ये पूरा बेलन है ऐसे, और इसके इस जगह पे बिल्कुल मैंने इतना हाथ के बराबर ये शेप मैंने काट के अलग कर दिया। तो यहां पर कटा है ना, तो अब ये कटा होगा। अगर ये कटा है तो इसका जो क्षेत्रफल आउटसाइड तो ले नहीं सकते, अंदर की ओर अंदर की ओर तो ले नहीं सकते, क्योंकि ये अंदर की ओर बंद पथ पे लेना मना है, क्योंकि वहां पर वैद्युत फ्लक्स शून्य हो जाता है। तो बाहर की ओर मुझे लेना है, तो ऐसे रख के देखना, ऐसे, तो ये लेंगे हम, तो बाहर की ओर किधर की ओर हुआ, जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा बाहर की ओर, तो ये कहाँ की ओर जाएगा? ऐसे जाएगा, क्योंकि ये सीधे ऐसे नहीं रखती है सकती कि ये पूरा प्लेन कर्व है और मैंने ऐसे काटा है, ये सिर्फ ऐसे है और उसके मैंने इस सिरे पर काटा है, तो इस सिरे पर काटा तो क्षेत्रफल की दिशा इधर की ओर हो गई। तो जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा हुई वो भी इस बिंदु पर इधर की ई ओर हो गई, डीए वेक्टर भी ई वेक्टर की दिशा में हो गया। और मुझे क्या करना है, यहाँ के लिए देख लो, अगर आप यहाँ पर काट दे, क्योंकि संपूर्ण के लिए जब निकालेंगे ऐसा होगा, यहाँ पर भी फैला होगा, बल रेखा यहाँ से निकल रही होंगी, यहाँ से निकल रही, हर जगह से निकल रही। मान लो आप थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ से वैद्युत फ्लक्स कितना होगा उसके लिए निकालेंगे, तो यहाँ पर भी एक हम छोटा सा भाग काट लेते हैं। तो मान लो कि ये मैंने इतना सा भाग काट लिया है, और इस बिंदु पर जो एक बिंदु है ये पी डैश, इसका नाम है क्या है? पी डैश। तो इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी प्लस क्यू आवेश के कारण तो बाहर की ही ओर होगी, तो इसका मतलब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो ये हो गई ई वेक्टर। लेकिन अब आपको क्या देखना है, इस पर जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा है ये भी क्या है? ये छोटा सा डीए वेक्टर भी तो होगा। यहाँ पर ये छोटा सा भाग काटा है तो पूरे से क्षेत्रफल का छोटा सा भाग है, तो इसको क्या कहोगे? डीए, और इसकी दिशा किधर की ओर होगी वो आपको समझना है। अब ये जो है बेलन का आकार, आप ये सोचो कि यहां पर आपने काटा, क्योंकि ये पूरा शेप बेलन का ही है और बेलन के इस सिरे पर काटा है, तो इस सिरे पर काटा, काट कर निकाला होगा ऊपर की ओर, तो जो काटा यहाँ पर काटा है, तो यहाँ पर अगर मुझे क्षेत्रफल की सदिश की दिशा दिखानी है तो अंदर की ओर ले नहीं सकते, बेलन के अंदर की ओर नहीं लेना है, बाहर की ओर दिखाना है। तो बाहर की ओर यूं करके देखोगे कि नहीं, इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे करोगे तब तो इसके लंबवत होगा। ये पृष्ठ यहाँ पर है और पृष्ठ तल के लंबवत ऐसे रखना होगा। तो जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा है वो इस बिंदु पर ऐसे है, डी ए वेक्टर। इन दोनों के बीच अगर हम कोण देखें तो ये टोटल कितना बन रहा है? 90 अंश। ठीक है, अब एक बात ये है, आपको जरा सी बात ये समझ लेना, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से डिनोट करते हैं और वो होता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर।
अगर छोटा सा है तो डी लगा देंगे हम, थोड़ा सा निकल रहा है तो डी फाई यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। कुल की बात होगी तो फाई यूज करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो जब इसको डी फाई यूज करके देखोगे तोड़कर, तो ये स्केलर, ये है स्केलर क्वांटिटी, जब इसे तोड़ोगे तो क्या आएगा, ईडीए कॉस थीटा। अब थीटा क्या होती है, जो छेदफल वैधि क्षेत्र सदिश है और छेदफल सदिश है, इन दोनों के बीच का ये कोण होता है। तो अगर अब यहाँ के लिए देखें तो यहाँ तो थीटा 0 होगा, अगर थीटा 0 हुआ तो थीटा 0 तो cos 0 का वैल्यू 1, तो इसका मतलब डी फाई इस जगह पर तो ईडीए के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1 का गुणा ईडीए पे करोगे तो ईडीए आएगा, तो यहाँ तो निकलेगा। लेकिन यहाँ की बात करते हैं, तो जो यहाँ जब करोगे तो थीटा कितना रखोगे, 90 अंश, तो क्या आएगा डी फाई बराबर ईडीए cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0, तो टोटल क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब आपने ये देखा कि जो इस पूरे जब संपूर्ण के लिए निकालोगे तो इस पृष्ठ से जो निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स होगा वो इतना इधर वाले से शून्य होगा, तो ठीक वैसे इधर के लिए भी कितना हो जाएगा, शून्य। मतलब ये हुआ कि संपूर्ण, जब बेलन में संपूर्ण पृष्ठ से निकालोगे तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या होता है, ये वाला पूरा साइड प्लस ये वाला और ये वाला। जैसे आपके घरों पे टंकी होती है, आपने देखा होगा कि इस शेप की पूरे बेलन के आकार की होती है, ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, एक नीचे तली होती है। तो जो संपूर्ण की बात करते हैं तो ऊपर का एक पूरा ढक्कन भी, नीचे के एक तली भी, और ये वाला करो भी पूरा लिया जाता है। तो आपने ये देखा कि ऊपर वाले और नीचे वाले से तो कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, क्योंकि डी फाई के 0 आ रहा तो फाई का मतलब 0 ही हो गया। अब लेकिन इसके कारण निकाला, तो जो संपूर्ण निकालेंगे जब हम, तो किसके कारण निकालेंगे, इस वाले शेप के कारण। ये आपको याद रखना है बात, ठीक है। तो अब हम देखो, और इसको क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ, इसको क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ। जो बेलन के ये वाला पृष्ठ है इसको क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ। तो जो कुल वैद्युत फ्लक्स फाई जब हम निकालेंगे तो बेलनाकार जो ये हमारे पास गॉसियन पृष्ठ है उसके संपूर्ण पृष्ठ से निकलेगा, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ के किस भाग से, तो वक्र पृष्ठ से, क्योंकि जो ये वृत्ताकार भाग है यहां से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। अब देखो आप लिखने का तरीका क्या है, और अगर आप ये जानते हो कि अगर कोई आपके पास लंबाई का तार है, एक ये लंबाई का है, और किसी भी लंबाई में जो प्रवाहित आवेश होता है उसके कारण इस पर एक लीनियर चार्ज डेंसिटी आ जाती है, ठीक है, जिसे हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और रेखीय आवेश घनत्व इसका हम मान लेते हैं कि कितना है, लैम्डा। मान लेते हैं कि इसका, इस तार का जो रेखीय आवेश घनत्व है वो कितना है, लैम्डा। अब आप लिखना शुरू करेंगे। देखो हम क्या लिखेंगे कि जो ये पूरा क्षेत्रफल है इसके लघु अवयव क्षेत्रफल, इस डीओ को क्या कहते हैं, लघु छोटा अवयव क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल का ये एक छोटा सा अवयव है, और कैसा है, छोटा सा, तो लघु क्षेत्रफल अवयव। तो लिखेंगे हम कि लघु क्षेत्रफल अवयव, लघु क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला, वैद्युत फ्लक्स। और अगर डीए की बात करते हैं हम, तो डीए आपने कैसे देखा, छोटा सा लघु क्षेत्रफल अवयव है, तो इसके कारण अगर छोटा है तो छोटा सा थोड़ा सा फाई भी निकलेगा, तो यहाँ पर डी फाई यूज करेंगे। और फार्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब इसको तोड़ो तो क्या आएगा, ई डी फाई ई बराबर, जब ये अदिश गुणन हटता है तो cos थीटा के साथ ये टूटता है, तो ई डी ए cos थीटा बनेगा। क्या बनेगा, ई डी ए cos थीटा। अब यहां से आप जान चुके हो कि थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 0 अंश। इस वाले की बात कर रहे हैं, इसके लिए तो कोई कुछ निकलेगा ही नहीं, मैंने आपको दिखा दिया है। निकलेगा किसके कारण, इसके लिए, तो इसके कारण बिंदु P के लिए है। ये यहां लिख देते हैं कि बिंदु P के लिए, बिंदु P पर ऐसे लिख देते हैं, बिंदु P पर लघु क्षेत्रफल अवयव डी से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ से cos थीटा इक्वल 0 जैसे ही होगा तो ये आएगा अपने पास डी फाई ई बराबर ई डी ए cos 0, और जैसे ये cos 0 अंश रखोगे तो टोटल बन के आ जाएगा ई डी ए, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। यहाँ से क्या आएगा, ई डी ए। तो डी फाई ई का मान मुझे पता चल गया कि ई डी ए है। इसका मतलब अगर हम सही से अर्थ समझाने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये है कि जो छोटा सा डीए क्षेत्रफल अवयव, लघु क्षेत्रफल अवयव लिया है, उससे होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स फाई ई होगा वो ईडीए के बराबर है।
ये मुझे पता चल गया। जबकि मुझे सिर्फ इतने से नहीं देखना है, अगर कोई ये वायर्ड है, इसके आसपास कोई गॉसियन पृष्ठ है, तो जो एक समान रूप से अगर ये आवेशित है तो ये पूरे से बल रेखाएं निकल रही होंगी, क्योंकि मैंने ये आपको वैद्युत जो बल रेखाएं होती है उनके गुण पे एक बात ये बताई थी कि जो एक स्वतंत्र धन आवेश होता है उसके कारण जो वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं वो उस आवेश से निकलकर सीधे अनंत की तक चली जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ इससे निकलेंगे और चारों ओर ऐसे निकलते हुए चली जाएगी। तो सिर्फ इतने से ही तो नहीं निकलेंगे, इसके पूरे पृष्ठ से ही निकलेंगे, पूरे पृष्ठ से। तो वो पूरा पृष्ठ अब कैसा होगा, संपूर्ण पृष्ठ। तो हम लिखेंगे संपूर्ण भाग से, क्या लिखेंगे, यह संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब जो ये निकला है ये क्या है, छोटा है, और आपको क्या करना है, यहां समाकलन विधि का प्रयोग करना है। और आपको ये याद रखना है, अगर छोटी चीज को बड़ा करके दिखाना है तो उसके लिए संपूर्ण समाकलन का यूज किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, इस वाले जो समीकरण एक बना है इसके दोनों पक्षों का हम समाकलन कर देंगे। और कौन सा, संपूर्ण समाकलन। तो देखो यहां से क्या लिखते हैं, ऐसे करेंगे और संपूर्ण समाकलन को इस चिन्ह से डिनोट कर देते हैं। तो डी फाई ई लिखेंगे बराबर ये ई डी ए लिख देंगे और इसमें भी संपूर्ण समाकलन का चिन्ह लगा देंगे। इस चिन्ह को कहते हो संपूर्ण समाकलन का चिन्ह है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसके बाद तोड़ना है आपको। तो ये इसको एक बार और लिख देते हैं, ए डी फाई ई बराबर ई को बाहर ले लो, क्योंकि जहां देखो डी ए के पहले डी लगा है, इसमें फाई ई के पहले डी, तो जो छोटी छोटी चीजें होंगे उन्हीं को तो हम बड़ा करके लिखेंगे। अब ई तो पूरा है, टोटल है, क्योंकि एक समान है तो एक समान आवेश है तो एक समान वैद्युत क्षेत्र हम मान लेंगे। तो इस ई को बाहर कर लो, तो ये ई बाहर हो गया और ये कितना आ जाएगा, ए और ये डी ए हो गया ऐसे। अब आप जानते हो कि ये डी फाई ई, अगर हम बात करें कि इतने से डी फाई, इतने से फिर कहीं से डी फाई, इस तरह छोटा वैद्युत फ्लक्स मिलाकर टोटल क्या बना देगा, पूरा वैद्युत फ्लक्स। और उस टोटल वैद्युत फ्लक्स को हम सीधे क्या कहेंगे, फाई ई। तो ये अगर इसका संपूर्ण डी फाई को संपूर्ण रूप से लिखना चाहे तो क्या लिख कर आएगा, फाई ई बराबर, इसको लिखोगे ई, और ये जो ई डी ऐसे लिखा है ना, जो डी ए, इसका मतलब जो क्षेत्रफल का है वो संपूर्ण लेना है आपको। जो डी ए हर जगह का मिलाकर टोटल क्या बना देगा, ए। तो ये यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, ए के बराबर। अब यहां से आपको यूज करना है ए। अब आपको बस वैल्यू पुट अप करनी है। ये जो ई है यही तो मुझे निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको इस फाई ई को कुछ चेंजमेंट करना है और इस ए को चेंजमेंट करना है। ऐसा क्यों, फाई को हम क्यों चेंज करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको ये पता कि ये जो लिखा है ये अनंत लंबाई के एक समान आवेश सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो है हमारी गॉस थ्योरम का पहला एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन पे गॉस थ्योरम का यूज होगा कहीं ना कहीं, तो यहाँ पर वो चीज यूज होगी। और ये फाई ई आप गॉस थ्योरम से क्या लिखोगे, जो फाई ई होता है वो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1 एप्सिलॉन नॉट गुना होता है कौन, फाई ई, वैद्युत फ्लक्स। और ये जो ए है, ये ए, आप ये सोचो कि इसके किस पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। तो मैंने आपको समझाया था कि इन दोनों के बीच कोण 90 अंश बन रहा है। यहाँ थीटा 90 अंश रखोगे तो कॉस 90 अंश की वैल्यू 0 होती है, और 0 से गुणा करने पर ये टोटल 0। तो डी फाई, यहाँ पर जो फाई का मान है वो कैसा आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब यहाँ से इस वाले पृष्ठ से, ऊपरी वाले भाग से, जो सर्कल के आकार के होते हैं, इस वाले भाग से, इससे तो कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजर रहा है। दूसरी बात, ठीक जैसे ऊपर से नहीं गुजरेगा वैसे नीचे वाले शेप से ये भी सर्कल के आकार का होता है, इससे भी कुछ भी वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। तो जो गुजर रहा है वो किसकी, इस शेप से गुजर रहा है, इस शेप से। इसे क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ। तो इसके कारण गुजर रहा है, तो हम जो क्षेत्रफल लेंगे इस बेलन का ही लेंगे, लेकिन कौन सा लेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है, एच। मैंने माना कि यहां से इस बेलन की ऊंचाई कितनी है, एल है, कितनी है, एल। तो यहाँ पर एच की जगह पे एल लिख देंगे। इतनी वैल्यू आपको पुटअप कर देनी है यहाँ पर। देखो ये फाई की वैल्यू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट बराबर ई की वैल्यू कितनी है, ये ई मुझे निकालना है, ए का मान ये रख दो, 2 पाई आर एल। अब ये ई निकालना है तो ये चीज बटे में आनी चाहिए, तो ई इधर बचा दो, और ये जो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट है ये लिखा रहने दो, और बटे में ये सब चीजें आएंगी तो 2 पाई आर एल ऐसे हो गया।
अगर हम इसको देखें तो यहां पर लिख दे रहे हैं, देखो जहां के बाद ई बराबर हम निकालेंगे तो कैसे निकाल रहे, देखो क्यू के गुणे पे हम एक आपको मानकर दिखा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि किसी भी संख्या के गुणे पे एक मानो तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब ये एक और ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक साथ, क्योंकि ये सभी गुणे पे जिसको जहां चाहो वहां लिख सकते हो। देखो एक मैंने ऊपर लिखा और ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक साथ, और ऊपर क्या बचा क्यू, तो मैंने ऐसे गुणे के चिन्ह लगा दिया, इधर क्यू लिख दिया, बटे में क्या है एल और आर, तो एल और आर। मैंने क्या माना था, ये जो चालक है इस चालक का रेखीय आवेश घनत्व कितना है लैम्डा। इस रेखीय आवेश घनत्व के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये जो रेखीय आवेश घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व, ये लैम्डा क्या होता है क्यू बटे एल होता है। क्या होता है क्यू बटे एल। लैम्डा को क्या पढ़ते हो रेखीय आवेश घनत्व, और ये किसके बराबर होता है क्यू बटे एल के। किसी चालक के एकांक लंबाई में प्रवाहित आवेश की मात्रा को उस चालक का रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हो, कि मतलब ये हुआ कि किसी चालक की, वो चाहे जितने लंबाई का हो, इससे अपने से कोई मतलब नहीं, लेकिन उस चालक के 1 मीटर लंबाई पर कितना आवेश का प्रवाह है या कितना आवेश की मात्रा है, उसको हम क्या कहते हैं उस चालक का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। तो आप ये समझ गए होंगे कि ये जो Q बटे L कहाँ पे, यहाँ पे देखेंगे तो Q बटे L, ये Q बटे L को हम क्या लिख सकते हैं लैम्डा। तो मैंने वहां से आपको समझा दिया है, तो इसकी जगह पे आप ये यूज भी कर सकते हो, तो यहाँ मैं रख दे रहा हूँ। तो E बराबर जो आएगा ये आएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बटे L को क्या लिख सकते हैं लैम्डा, और बटे में क्या बचेगा सिर्फ R। Q बटे L किसके बराबर चेंज हो गया लैम्डा के बराबर। यहाँ से E बराबर, आपने सभी अब इस चैप्टर पे स्थिर वैद्युतिकी पे पढ़ रहे होंगे कि हर बार ये कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, जहां भी मिलती है तो ये चीज जरूर मिल जाती है। अगर इस तरह मिल रहा है तो इसका फिक्स मान होता है कितना 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये होता है इसका मात्रक। तो क्यों ना ऐसा हम देखें कि यहाँ पर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट बन रहा है, क्या हम ऐसा बना सकते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि इस पे 2 से गुणा और 2 से भाग करा दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ 2 से गुणा और यहाँ 2 से गुणा, ऊपर नीचे दोनों पे कर दिया। तो E बराबर क्या आएगा 2 1 के 2 आएगा, ये 1 मैं लिख देता हूँ, और ये 2 दूने 4 आ गए, और ये पाई एप्सिलॉन नॉट भी है, और इस 2 को गुणा यहाँ कर देते हैं क्योंकि गुणे पे है, कहीं भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये क्या आ जाएगा लैम्डा, और बटे में कितना है R। तो ये है हमारा फाइनल डेरिवेशन, ठीक है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, वो क्या हैं आप सीख सकते हो। पहली बात तो ये है फर्स्ट कि जो E है वो प्रोपोर्शनल टू किसके है लैम्डा के। जो E है वो प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। मतलब ये है कि अगर किसी चालक का रेखीय आवेश घनत्व तो आप बढ़ा रहे हो तो उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बढ़ेगी। अगर किसी चालक का रेखीय आवेश घनत्व तो ज्यादा है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ेगी। अगर रेखीय आवेश घनत्व तो बढ़ाते जाते हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। दूसरी नोट पॉइंट की बात यह है कि अगर हम किसी चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं कुछ दूरी पर, वो r दूरी पर, तो जो E होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो उस दूरी के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल उस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाओगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी। दूरी बढ़ाते जाओगे चालक तार से तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी। ये आपको 2 नोट पॉइंट देख लेने हैं, और इनसे भी आपको ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। कई सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जो वनडे एग्जाम होते हैं कंपटीशन के, उसमें ये चीजें इन्हीं से निकालकर लास्ट चीजों से बताई जाती हैं कि आप कैसे समझ रहे हो, क्या आप इसके बारे में जान चुके हो कि नहीं। तो आई होप कि ये आपको पूरा डेरिवेशन और ये कंक्लूजन आपको समझ में आए होंगे, और अगर आए हैं तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।